नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 80। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 79 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में साइंस के सभी प्रश्न सही होने की गारंटी मैं लेता हूं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 80 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। दोस्तों, उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है। ऑप्शन देखते हैं, सीरम, रक्त, प्लाज्मा और लसिकाएं। तो दोस्तों, उस तरल का नाम क्या है जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है? वह तरल क्या है? प्लाज्मा। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और रक्त कोशिकाएं मनुष्य शरीर के अंदर कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। याद रख लेना। कौन कौन सी? आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मनुष्य शरीर के अंदर रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये कहां तैरती रहती है? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। देखिए, जिस प्रकार एग्जाम के अंदर लैंग्वेज प्रश्न की आएगी, उसी लैंग्वेज के अंदर शानदार वाले प्रश्न आपके लिए दोस्तों। हाँ जी, तो प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्न में से वायु जनित रोग की पहचान करें। ऑप्शन देखते हैं, घेंगा, मेरस्मस, सामान्य जुकाम, तपेदिक या टीबी, रेबीज व एड्स, हैजा व दस्त। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। देखिए, पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। देखो, घेंगा होता है जिसको गोइटर बोला जाता है, ये तो आयोडीन की कमी से होता है। मेरास्मस, ये प्रोटीन की कमी से होता है। सामान्य जुकाम, आपको याद रखना है, ये हवा या एयर के थ्रू फैलता है। जबकि टीबी या तपेदिक, जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, ये भी हवा या एयर के थ्रू फैलता है। ठीक है। जबकि रेबीज जो रोग होता है, ये संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है। जबकि जो एड्स है, ये एचआईवी या लैंगिक संपर्क या सेक्सुअल क्रिया के द्वारा फैलता है। हैजा होता है, ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। जो दस्त होते हैं, ये दूषित जल, दूषित पानी, ठीक है, या दूषित भोजन के सेवन करने से फैलता है। लेकिन इनमें से वायु के द्वारा कौन से फैलने वाले रोग है? एक तो सामान्य जुकाम, जिसको इंग्लिश में कॉमन कोल्ड कहा जाता है, एक तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस। काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों रोग हवा के द्वारा फैलने वाले रोग है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या थर्ड, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए किसी अन्य तत्व का चयन नहीं करके केवल स्वर्ण या सोने का ही चयन क्यों किया? काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला प्रश्न। बताइए, उसकी उच्च चालकता के कारण, उसके उच्च घनत्व के कारण, उसकी उच्च आघात वर्धनीयता के कारण, उसकी उच्च तन्यता के कारण। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, उन्होंने उस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी ली थी। और उन्होंने सोने की पतली पन्नी क्यों ली? क्योंकि सोने के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। उसकी उच्च आघात वर्धनीयता के कारण उन्होंने गोल्ड या स्वर्ण या सोने का ही चयन किया। काफी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सर, ये आघात वर्धनीयता क्या होती है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, धातुओं को पीटने पर उनका पतले चादर में बदलना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। और सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? सोना, Au।
काफी इंपोर्टेंट बात है भाई, ठीक है। लो जी, सोने का प्रतीक क्या होता है, AU। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 79, ठीक है, याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है सारे। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 4। हाँ जी, पर्सन संख्या 4 है, लोहे के पात्रों को टिन से लेपित किया जाता है। क्यों किया जाता है, ऑप्शन देखते हैं, मजबूती बढ़ाने के लिए, भार में वृद्धि करने के लिए, जंग की रोकथाम के लिए, अच्छी चमक के लिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है, लोहे के पात्रों को टिन से इसलिए लेपित किया जाता है, उनको जंग से बचाने के लिए या जंग की रोकथाम के लिए। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है, जल रोगाणुनाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल को रोगाणुनाशक बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त रसायन सबसे ज्यादा यूज होता है, तो काफी इंपोर्टेंट है, क्लोरीन, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। देखिए पर्सन संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन है। ऑप्शन देखते हैं, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई, कौन सा एक पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो वर्षण या टेस्टिस के द्वारा स्रावित होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लो जी सर, ये इंसुलिन हार्मोन दोस्तों अग्नाशय या पेंक्रियाज ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय को इंग्लिश में बोला जाता है पेंक्रियाज, ठीक है। तो अग्नाशय या पेंक्रियाज ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन। और इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह, जिसको डायबिटीज या जिसको शुगर भी कहा जाता है, ये रोग हो जाता है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है, सारे प्रश्न याद रखने हैं भाई। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है, आनुवांशिकता की इकाइयां हैं। ऑप्शन देखते हैं, केंद्रक, जीन, केंद्रिका और गुणसूत्र। तो आनुवांशिकता की इकाइयां किसको कहा जाता है, जीन को कहा जाता है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 8। देखिए पर्सन संख्या 8 है, इंद्रधनुष के रंग विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाश के उपकरण के माध्यम से गुजरना पड़ता है, जो कहलाता है। काफी धमाकेदार वाला पर्सन, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, लेंस, कांच की पट्टी, दर्पण और प्रिज्म। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं विबग्योर प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजरना पड़ता है, जो क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। जब आप श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह 7 रंगों के अंदर बट जाता है। 7 रंग कौन कौन से, VIBGYOR, ठीक है, वोयलेट, इंडिगो, बैंगनी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करने हैं दोस्तों। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों ये टेस्ट नंबर 80 चल रहा है, पिछले 79 के टेस्ट आप सभी को देखना है एक बार। आपका एक भी पर्सन साइंस में गलत नहीं होगा दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं। लाइव और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आप इन सभी पर्सन को अपनी कॉपी के अंदर लिखे बार बार रिवीजन लगाएं। आपको किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से पर्सन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ये पर्सन है 80 टेस्ट के, इन सभी को एक बार रिवीजन लगा दो, मजा आ जाएगा। एग्जाम जब आप देख के आओगे तो बोलोगे सर वास्तव में एक भी पर्सन मेरा गलत नहीं हुआ साइंस के अंदर। अगर एक भी पर्सन साइंस का गलत नहीं करना है तो 80 के 80 टेस्ट के वीडियो को एक बार दोबारा देख लो मेरे कहने से, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। देखिए पर्सन संख्या 9 है, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ऑप्शन देखते हैं, बड़ी आंत, अमाशय, मुख गुहिका और छोटी आंत। तो पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, काफी इंपोर्टेंट बात, छोटी आंत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो फूड का मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी याद रखना है कि भोजन का सर्वाधिक
पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। और जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत के अंदर। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर ये पोषण नाल, अरे आहार नाल होता है ना, एलिमेंट्री केनाल, उसी को बोला जाता है पोषण नाल। ठीक है, तो मैं ये लैंग्वेज थोड़ा सा हाँ जी घुमा के लेके आ रहा हूं, क्योंकि इसी प्रकार की लैंग्वेज आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, तो सारा सब कुछ मसाला आपके लिए तैयार है दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करते रहो। और दोस्तों और भी बच्चों को जोड़ो। दोस्तों जब आपकी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी हो रही है तो आप मेरे को भी सपोर्ट करें, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले कि हाँ जो मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं काम आ रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े, प्रत्येक बच्चे हाँ कम से कम 5 या 10 बच्चों को और जोड़े, हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी का भला होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलें। पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है कोशिका अंग जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, सूत्रकणिका, केंद्रक, राइबोसोम, अंतःप्रदिवी जालिका या अंतःद्रवी जालिका। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? अरे केंद्रक या न्यूक्लियस, ये तो पता होना चाहिए भाई। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे ये कोशिका है लाला, ठीक है, कोशिका में ये क्या है? हाँ जी न्यूक्लियस या केंद्रक है। अब इस कोशिका के अंदर ये बीच में आपको जो जगह दिख रही है उसको बोला जाता है क्या? कोशिका दरु। इंग्लिश में बोला जाता है दोस्त हाँ जी साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, अंतःप्रदिवी जालिका हो गया। इन सबको, इनकी सब गतिविधियों को कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक या न्यूक्लियस। ऑल एक्टिविटी को, सेल के अंदर जितनी भी ऑल एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक या न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट पर्सन है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और केंद्रक की खोज किसने की? ये भी याद रख लेना, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसलिए तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सेल, कंट्रोल रूम, डायरेक्टर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? केंद्रक या न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर होने वाली समस्त जैविक गतिविधियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। हाँ जी, पर्सन संख्या 11। पर्सन संख्या 11 है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शन देखते हैं, जल, वायु, निर्वात और इस्पात। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? इस्पात में। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। ठीक है, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। लो जी, तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है, सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। पर्सन संख्या 13। लो जी, मनुष्यों में प्रजनन का कार्य इसके द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं। देखो इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, हार्मोन, तंत्रिका, एंजाइम और रुधिर। प्रश्न हमारे को यह पूछना चाह रहा है कि मनुष्यों के अंदर प्रजनन या रिप्रोडक्शन का कार्य किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है या प्रारंभ किया जाता है? तो हार्मोन, तंत्रिका, एंजाइम या रुधिर। तो दोस्तों मनुष्य के अंदर जो माहौल बनाने का काम स्टार्ट करते हैं वो कौन करता है? हार्मोन। सब कुछ खेल हार्मोन का है दोस्त। हाँ जी, एक दूसरे को देखते हैं, हार्मोन शरीर के अंदर मचलते हैं, ठीक है, फिर माहौल बनता है। तो ये जो माहौल का कार्य, स्टार्ट करने का कार्य कौन करता है? हार्मोन। ये इंपोर्टेंट बात है भाई, ठीक है। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 14। देखिए धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 14 है निम्न अंगों में से कौन सा एक मनुष्यों में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय और शुक्रवाहिनी। तो दोस्तों शुक्रवाहिनी ये नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है, जबकि गर्भाशय, अंडवाहिनी और अंडाशय ये महिला प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, ये इंपोर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूं। हाँ जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का
ये सारा डायग्राम आपको याद रखना है। देखो ये होता है अंडाशय, ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय होता है, और ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ये होती है अंडवाहिनी, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये एक होता है गर्भाशय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूट्रस। तो ये गर्भाशय, यूट्रस, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय या ओवेरी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव या महिला जन्म तंत्र के भाग हैं, जबकि शुक्रवाहिनी किसका भाग है, ये मेल रिप्रोडक्टिव या पुरुष जन्म तंत्र का भाग है, ठीक है, याद कर लेना। और मनुष्य के अंदर जो महिला होता है, जो महिला होती है, उसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। काफी इंपोर्टेंट बात है, यहाँ शुक्राणु और अंडाणु का मिलन यही होता है, जिसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 15। देखिए, एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक की ध्वनि सहन कर सकता है, कितनी सीमा तक की ध्वनि सहन कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, 190 डेसिबल, 220 डेसिबल, 80 डेसिबल और 160 डेसिबल। तो दोस्तों, जो मानव का ईयर है, मानव का जो कान है, वो 80 डेसिबल की ध्वनि सहन कर सकता है, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे को चलना है, ठीक है। लो जी, तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 80। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 79 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, वहां जाकर इन सभी टेस्ट के वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, और जो बच्चे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं वो भी एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का शानदार वाला मसाला 500 प्लस पर्सन का एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, अपलोड है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, सबसे ऊपर वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपकी तैयारी, और मैं ये चाहता हूं कि जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका साइंस के अंदर एक भी पर्सन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप तैयारी करते रहो, किस प्रकार का मसला आता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये मेरे पे छोड़ दो आप, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। कहां से प्रश्न लाना है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और आपसे गारंटी लेता हूं जो बच्चा रेगुलर वीडियो को देख रहा है उसके 15 में से 15% सही होंगे साइंस के, प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और वो फौजी बनेगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो दोस्तों बहुत कम लोगों को मौका मिलता है देश की सेवा करने का, तो आप कुछ उनमें ही सिलेक्टेड स्टूडेंट हो जो आपको मौका मिला है इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम देने का, तो अच्छे से तैयारी करो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ईमानदारी से सभी ग्रुपों के अंदर दोस्तों एक बार, ठीक है। और 15 में से कितने % सही हुए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। 80 टेस्ट के वीडियो रेगुलर चल रहे हैं, अदर किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट वाली बात है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।